नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो है कोटा का दशहरा मैदान। इस मैदान को समय समय पर आधुनिकता का जामा पहनाया जा रहा है। जो दशहरा मैदान पहले दशहरे मेले के समय देशी मेले के रूप में परिवर्तित होता रहता था, उसे समय के साथ साथ यहाँ शहरीकरण और विकास के कारण अब अलग ही तरीके का चार दीवारी के अंदर होने वाला मेला बना करके रख दिया गया है। इस दशहरा मैदान को दिल्ली के प्रगति मैदान की तरह विकसित करने के दावे और उसे नगर निगम को लाखों रुपए की आय होने की घोषणाओं के बीच तैयार करवाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस दशहरा मैदान से नगर निगम को कोई आय नहीं हो पा रही है। अब फिर से इस दशहरे मेले को अलग रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे नगर निगम को लाखों रुपए की आय होने का भरोसा जताया जा रहा है। अब की बार इसके सौंदर्यीकरण की योजना को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने स्वयं अपने हाथ में लिया है तथा मौजूदा दोनों ही मैदानों को अलग रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस दशहरा मैदान को क्या लुक दिया जाएगा, क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य होंगे, कब शुरू होंगे, कब इसे लागू किया जाएगा, इससे नगर निगम को कितनी आय होगी। एसटीएन रिपोर्टर सचिन ओझा ने अधिकारियों से इस बारे में बात की और जाना कि दशहरे मैदान का स्वरूप कैसा होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर डेवलपमेंट के बाद भी दशहरा मैदान कोटा नगर निगम के लिए सफेद हाथी ही रहा है। निगम को इससे कोई खास रेवेन्यू तो मिला नहीं, उल्टा कई गुना खर्चा बिजली, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के नाम पर खर्च करना पड़ रहा है। दशहरा मैदान में मेले के समय नगर निगम को इससे करोड़ों रुपए की आमदनी जरूर होती है, लेकिन इसके अलावा धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए ये निःशुल्क उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से नगर निगम अब इसे आमदनी का जरिया बनाने के लिए नया प्रयास कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अब इसके फेज 2 का कार्य शुरू होने वाला है। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसका दौरा करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं और फेज 2 में होने वाले कार्यों के संबंध में भी निगम और केडीए के अधिकारियों से चर्चा भी कर चुके हैं। नगर निगम को आशा है कि फेज 2 का काम होने के बाद इसका पूरा लाभ आम जनता को मिलेगा और नगर निगम को भी इससे आमदनी होगी। कोटा दशहरा मैदान पहले विशाल हुआ करता था, जिसमें साल भर में विशाल मेले आयोजित होते थे। देश भर से दुकानदार और व्यापारी यहाँ जुटते थे और कोटा वासियों को भी इसका इंतजार रहता था। बाद में विकास के नाम पर इस मैदान के स्वरूप को बदलने का दौर शुरू हुआ, जो आज भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर फेज 1 में 70 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए गए और चारों तरफ चार दीवारी करने के साथ दुकानों का निर्माण भी कराया गया। श्री राम रंगमंच के साथ विजय श्री रंगमंच को भी विकसित किया गया, लेकिन पशु मेला लगने वाले स्थान पर कोई कार्य नहीं हो सका। चार दीवारी होने के बाद दशहरा मैदान की खूबसूरती तो बढ़ गई, लेकिन आधा अधूरा काम नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गया। दशहरे मैदान में मेला आयोजन और राजनीतिक सभाओं के अलावा कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी ये मैदान निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिससे साफ सफाई की जिम्मेदारी तक नगर निगम को उठानी पड़ती है। ऐसे में मैदान की मेंटेनेंस सुरक्षा को लेकर नगर निगम ने मोटा खर्च करना पड़ता है। फेज 2 के कामों को लेकर पिछले लंबे समय से कवायद चल रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश के बाद फेज 2 के कार्यों में गति आई और अब इसको लेकर डीपीआर, नक्शे सहित अन्य कार्यों को गंभीरता से लेकर कार्य शुरू हुआ है। इसके तहत श्री राम रंगमंच को डोम से कवर करने का काउंटडाउन चल रहा है, जिसमें आर्किटेक्चर द्वारा नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में 2 बार वो विजिट भी कर चुके हैं और पूरा प्रारूप बना रहे हैं। इसके साथ ही विजय श्री रंगमंच पर भी दर्शक दीर्घा के समतलीकरण का काम करने की डिजाइन फाइनल करने का काम प्रगति पर है। मैदान के फेज 2 में भी दिल्ली में भारत मंडपम की तरह 4000 की क्षमता वाला मंडपम तैयार किया जाना है, जिसकी डिजाइन भी तैयार की जा रही है। इस मैदान में पहले पशु मेला आयोजित होता था और यह पूरी तरह से समतल भी नहीं था। इसके लिए सबसे पहले इस मैदान में मिट्टी भरवा कर समतल किया जा रहा है। इसके बाद
आगे का कार्य होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंडपम को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। उसका नक्शा इस तरह से तैयार हो कि अलग अलग क्षमताओं में उसे विभाजित किया जा सके ताकि आवश्यकता के अनुसार लोग उसका उपयोग कर सके। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है और निगम अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको मूर्त रूप दिया जा सके। पहले फेज में हुए और सेकंड फेज में क्या क्या प्रोजेक्ट है? दशहरा मैदान फेज़ फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी विज़िट कर चुके हैं। और फेज़ फर्स्ट में तो जो रामलीला रंगमंच है उसको कवर करने का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हमें, और इसलिए हम आर्किटेक्ट्स 2 बार आर्किटेक्ट देख भी गए हैं। उनकी जो डिज़ाइन है वो अभी पाइपलाइन में है, जल्दी वो ड्राइंग फाइनल तो सही श्रीराम रंगमंच कवर हो जाएगा। इसी तरह विजय श्री रंगमंच के भी जो आगे दर्शकों के बैठने की दीर्घा है उसको भी लेवल करना, वो भी काम उसका प्रगति पे, मतलब उसकी डिज़ाइन फाइनल करने का काम प्रगति पे चल रहा है। 2-3 आर्किटेक्ट्स देख चुके हैं इसको, जैसे ही वो फाइनल करेंगे तो ये काम प्रगति पे दिखने लग जाएंगे। सेकेंड फेज़ में कन्वेंशन सेंटर के लिए जो उसका बेसिक प्लान बनाना है आर्किटेक्ट को, वो अब वो प्रस्तुत करने वाले हैं, आगामी सप्ताह में प्रस्तुत कर देंगे। और जैसे ही कन्वेंशन सेंटर की ड्राइंग डिज़ाइन जो उसका कंसेप्चुअल प्लान तैयार हो जाएगा, फिर उस पर आगे उस पर डिटेलिंग पे जाएंगे। जनता को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि शहर के बीच की जगह है, हार्ट ऑफ सिटी है? बिल्कुल सर, फेज़ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शहर के बीच में जगह है। फेज़ फर्स्ट में तो क्या है कि विभिन्न, आप मान लें कि रोज़ ही आवश्यकता पड़ती है हमको कवर करने की, रोज़ टेंट वाले को कहना पड़ता है इधर ये टेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये कवर हो जाएगा तो जनता को इतनी सुविधा मिलेगी कि बिल्कुल प्रोग्राम अच्छी तरह और सुव्यवस्थित तरीके से होने लग जाएंगे। नगर निगम को आए कि जरिया भी बनेगा? बिल्कुल, नगर निगम के लिए तो पूरे वर्ष भर इसकी कार्रवाई, मतलब हमें काम में आएगा कि वर्ष भर कार्यक्रम होते हैं और हम वर्ष भर उसको किराए पे दे सकते हैं। और किस तरह के प्रोजेक्ट? प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने के बाद नगर निगम को भी लाभ मिलेगा और इसे उन्हें आर्थिक संबल भी प्राप्त होगा। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि मेले में केवल 2 महीने ही मैदान काम आता है, उसके बाद 10 महीने खाली पड़ा रहता है। अब हम व्यवस्था करेंगे कि इस मैदान का खर्चा मैदान ही उठा ले और शहर में अन्य जगह लगने वाले छोटे मोटे मेले और दूसरे कार्यक्रम भी यहाँ पर हों। शहर में कई तरह के एग्जीबिशन, शादियाँ और धार्मिक स्थल आयोजित होते हैं जो नॉमिनल रेट पर ही उनको उपलब्ध कराएंगे, तो निगम को मेंटेनेंस के रूप में जो आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है उसमें भी मदद मिलेगी। रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। पशु मेला स्थल का खाली रहता है, उस पर भी कुछ अच्छा निर्माण करवा कर रेवेन्यू बढ़ाएंगे। क्या उसमें अभी तक उसकी डीपीआर बन रही है, वो बहुत जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा और वो भी जब अपने आप में बनेगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अद्भुत बनेगा, क्योंकि मंडप की जो दिल्ली में मंडपम बना हुआ है उस हिसाब से वो बनाना चाह रहे हैं स्पीकर साहब, और उसमें 1000 से 4000 तक की कैपेसिटी का वो एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बना रहे हैं। श्रीराम रंगमंच को भी वो डोम से कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2 चीज़ इतनी बड़ी जनता को मिलेगी कि किसी भी तरह का कोई फंक्शन यहाँ पे किया जा सकेगा। नगर निगम को कितनी आय इससे होगी? नगर निगम को अच्छी आय होगी, जो भी एक रेट डिसाइड हो जाएगा उस हिसाब से मैं समझता हूँ नगर निगम को जीवन भर के लिए एक अच्छी आय उपलब्ध हो जाएगी। श्री राम रंगमंच में छोटे मोटे आयोजनों के लिए नगर निगम को टेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करना पड़ता है, उसमें नगर निगम को बचत होगी। इसके साथ ही 1000 से लेकर 4000 लोगों तक की क्षमता वाले मंडपम का उपयोग शहरवासी आयोजनों के लिए कर सकेंगे। हालांकि अभी यह विकास केवल कागजों तक ही सीमित है और इस जमीन पर उतरने में समय लगेगा। निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता भी होगी, जो नगर निगम किस मद से खर्च करेगा ये भी देखना होगा। हालांकि वर्तमान में कोटा दक्षिण नगर निगम द्वारा हुडको से 500 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए नगर निगम द्वारा ऋण चुकाने के लिए कमाई के जरिए के रूप में फेज 2 के ये प्रोजेक्ट भी सम्मिलित किए गए हैं। अभी नगर निगम 1 होने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके बाद यह ऋण राशि को लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं, क्योंकि कोटा उत्तर नगर निगम द्वारा भी 500 करोड़ रुपए से अधिक का लोन के लिए आवेदन किया गया है और उन्होंने भी ऋण चुकाने के लिए अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक यह फेज 2 का काम शुरू होता है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा।
कोटा दशहरे मेले का फिर से विकास होने वाला और इसमें होने वाली नगर निगम की आय। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।